गुड इवनिंग क्लास। चलिए, जो हम लोग सीरीज चला रहे थे उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बीपीएससी 67 का। और कल तक हम लोग देखे थे एंशियंट पूरी तरह से हम लोग खत्म कर चुके थे ना। आज हम लोग के पास बच गया मात्र दो सब्जेक्ट, एक है मेडाइवल और एक है मॉडर्न। मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे सिर्फ दो बच गए हैं, दो ही होते हैं, एक सल्तनत काल, एक मुगल काल। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। सल्तनत काल जब ही पढ़ाएंगे तो आपको दो चार वंश हैं उसके बारे में पढ़ा देंगे, सभी शासकों के बारे में पढ़ा देंगे। मुगल काल में भी कुछ, मुगल काल में एक ही वंश चलेगा मुगल काल, चार पांच शासकों के बारे में चीज़ों को हम लोग जान लेंगे। मॉडर्न जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा भी है और सबसे अधिक प्रश्नों का आने की संभावना मॉडर्न से ही रहता है। तो आइए एक रिवीजन कर लेते हैं। तेजी में हम लोग सुनते जाते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं। मॉडर्न आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। लोगों को इतिहास भारी लगता है, अब भारी नहीं लगेगा। कारण आप एक कहानियों के माध्यम से सुनेंगे। जैसे लगेगा दादा दादी की कहानी होता था ना, दादा दादी की कहानी हम लोग को आज भी याद है, कुछ कुछ हम अपने बच्चों को सुना लेते हैं। उसी प्रकार से आपको ये आधुनिक भारत का इतिहास कहानी के माध्यम से जब बताएंगे तो लगेगा कि ये सामने लगता है घटित हुआ है और एक लंबे समय तक याद रहेगा। मतलब लंबे समय तक कहने का मतलब एग्जाम तक याद रहेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। थोड़ा सा तो हम लोग सिलेबस के चर्चा कर लेंगे, जैसा कि पहले भी हम लोग एंशियंट में भी सिलेबस के चर्चा किए थे। सिलेबस के चर्चा करने से यह फायदा होता है कि हम लोग उसके इर्द गिर्द पढ़ते हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं और चीज़ें बहुत आसानी से खत्म होते जाता है ना, हम भटकते नहीं हैं। नहीं तो आप जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ लिए आज 1857 की क्रांति, कल आप पढ़ लिए गांधी का जन्म युग, गांधी युग, फिर उसके बाद पढ़ लिए आप यूरोपीय कंपनी का आगमन, फिर पढ़ लिए आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन, अंग्रेजों की नीतियाँ। तो आप ऐसे में हौच पौच हो जाएंगे, कौन कहाँ गया घी खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम एक सिलेबस बना देते हैं, छोटा सा सिलेबस होगा, आप उसको देखिए और हम उसी के इर्द गिर्द पढ़ाएंगे। अक्सर हम सिलेबस की चर्चा करते रहते हैं, अगला क्लास जब होगा तो इसका रिकैप कर देंगे, है ना। तो आज पुनः एक हम लोग पिरामिड बनाएंगे। इस तरह से फिगर के माध्यम से आप सिलेबस याद रखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम लोग एक यहाँ पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आधुनिक भारत एक परिचय। पहला जो हमारा होगा सिलेबस में वो होगा आधुनिक भारत एक परिचय। थोड़ा सा हम लोग परिचय देख लेंगे। परिचय देखने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सबसे जो पहला है एक कटिंग यहाँ करेंगे और इसी का नाम दे देंगे। दूसरा जो है, ये तो पहला हो गया, इसका दूसरा नाम दे देंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। दूसरा हो जाएगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा हम लोग कर लेते हैं ब्रिटिश सत्ता का। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं बनाना है। विस्तार। तीसरा हमारा हो जाएगा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। चौथा हम लोग कर लेते हैं
ब्रिटिश नीतियां, नीतियों को पहले हम लोग कर लेते हैं इसका गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल वायसराय। और ये टॉप पे जो देख लेते हैं, इस समय तक ब्रिटिश जो है वो एकदम मजबूत हो जाएगा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार कर लेगा। तब वो अपना नीतियां बनाना शुरू करेगा। नीतियों के अंतर्गत वो प्रयास करेगा अधिक से अधिक भारत से रुपया का दोहन लिया जाए और यूरोप में ले जाया जाए। तो यहाँ से हम लोग पांचवा जो चैप्टर होगा, इतना ऊपर नहीं लिखते हैं फिर दिखाई नहीं देगा, पांचवा ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश नीतियां ये पांचवा हो जाएगा। ज्यादा ऊपर हो गया क्या? ठीक है, सुनिए, पांचवा ब्रिटिश नीतियां हो गई। छठा जो होगा, जब ये नीतियां बनाना शुरू करेगा, भारत से धन इकट्ठा कर करके यूरोप में ले जाना शुरू करेगा, तो अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों को, हमारे अधिकार के चीज़ों को ब्रिटिश सरकार प्रभावित कर रही है। अतः लोगों में एक चेतना जागृत होगी और क्या होगा, इसके जस्ट सामने स्वतंत्रता संग्राम। छठा चैप्टर स्वतंत्रता संग्राम होगा, जिसमें हम लोग सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, 1857 का विद्रोह, मुस्लिमों का विद्रोह सब हम लोग देख लेंगे, महिलाओं का विद्रोह, सारे कुछ देख लेंगे। फिर जो विद्रोहों में काम करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे गांधी युग देख लेंगे। इसी में देख लेंगे हम लोग कांग्रेस को भी देख लेंगे, गांधी युग के साथ साथ कांग्रेस को भी यहाँ पर कर ही दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग देख लेंगे और देश आज़ादी की ओर हम लोग चल देंगे। इस तरह से हम लोग का एक छोटा सा चैप्टर होगा जिसमें 7, 8, 9 है। 9 क्लास मतलब मोटा मोटी 9 क्लास, थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। गांधी युग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज़्यादा समय, स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटिश नीतियाँ 1 दिन का, ये भी 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 1 दिन का। तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे। तो हम 9 दिन का क्लास नहीं बल्कि 15 दिन का क्लास मान लेते हैं। अभी हमारे पास लगभग कितना समय होगा, आज 19 तारीख हो गया तो 20 तारीख 10 दिन इधर, 11 दिन और उधर अगस्त के लास्ट वीक, मतलब लगभग 27-28 दिन उधर। तो हमारे पास अभी 40 दिन है। 15 दिन में आधुनिक भारत खत्म कर देंगे, इसके बाद ज्योग्राफी 5-6 दिन में खत्म करेंगे। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और आधुनिक भारत एक परिचय की ओर चलते हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, आधुनिक भारत एक परिचय। आधुनिक भारत एक परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, वो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आधुनिक भारत का आखिर सोच आया कैसे लोगों में। लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि मध्यकाल भारत हुआ और अचानक से आज़ाद हो गया और वर्तमान फेज को आधुनिक भारत कहते हैं। एक क्रम रहा आधुनिक भारत का। हम लोग ऐसा कोई तिथियां निर्धारित नहीं करेंगे। हालांकि आपको कई इतिहासकार मिल जाएंगे जो तिथि निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि आधुनिक भारत का शुरुआत लगभग यहीं से हुआ। जैसे मुगल पक्षधर इतिहासकार आपको जब मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि मुगलों का पतन जब से हुआ 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब से आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। ये मुगल पक्षधर इतिहासकारों का मानना है। वहीं पर मराठा पक्षधर, जो मराठा पक्षधर इतिहासकार हैं, जो मराठा के साथ तालमेल रखते हैं, उनका सोच विचार मिलता जुलता है। वे लोग इस बात का खंडन करेंगे कि आप जो कह रहे हैं मुगल वाला वो गलत है। उन्होंने कहा
1707 गलत है। 1861 जो कि मराठाओं के पतन जब हुआ 1818, तो हम लोग 1861 से हम लोग काउंट करते हैं। लगभग धोंदू पंत वगैरह सब मर जाएंगे 1857 के विद्रोह के बाद। तब उनका मानना है कि जब मुगल सम्राट के अंतिम राजा सब जब मर जाएंगे तब से आधुनिक भारत का शुरुआत हुआ। वहीं पर कुछ राष्ट्रवादी सोच के भी लोग हैं। राष्ट्रवादी सोच के लोगों का कहना है कि ये सब फिजूल बातें हैं कि 1707 से 1861 से। उनका मानना है कि जब से देश के व्यक्तियों में राष्ट्रीय चेतना का उभार हुआ, राष्ट्र के प्रति सोचने की उभार आई, जब से एक सोच डेवलप किया, आज़ादी की तराने लोग गाने लगे, जब से अपने आप में बदलाव को देखने लगे, तब से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। हालांकि हम इन तीनों के साथ नहीं जाएंगे। हम क्या, हम लोग, यानी कि आप भी हमारे साथ हैं, तो हम लोग तीनों इन तीनों के साथ नहीं जाएंगे, इनके विचारों के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग सोचेंगे कि आधुनिक करने का मतलब होता है हर चीज में आधुनिक, अर्थात सामाजिक जीवन में आधुनिकता, पारिवारिक जीवन में आधुनिकता, राजनीतिक जीवन में आधुनिकता, आर्थिक, धार्मिक, सारे मामलों में जब हम परिवर्तनों को महसूस करने लगते हैं तो मानते हैं कि हम आधुनिक फेज में आ गए। कुछ मायनों में हम आज भी आधुनिक फेज में नहीं हैं। जैसे कहीं कहीं आप रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को देखे होंगे। उन रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हमें पीछे की ओर धकेलते हैं, हमें बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और धार्मिक विकास में एक बाधा बनकर आते हैं। तो हमें उन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को तोड़कर अपने आप में परिवर्तन लाने की जो एक क्षमता है, जो एक संविधान है, जो एक समाज का नीतियां बनी हुई है, वो हमें आधुनिकता की ओर अग्रसर करता है। हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल के बाद एक ऐसा फेज आएगा, मध्यकाल चलते चलते एक ऐसा फेज आएगा जब लोग सोचेगा कि नहीं, महिलाओं को आज़ादी देनी चाहिए। जब लोग सोचेगा समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उन्हें ऊपर उठना चाहिए। लोग सोचेंगे शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। तब हम समझेंगे कि हमारा स्थिति आधुनिकता की ओर आ गया है। जैसे आप देखेंगे हम आधुनिक तब तक नहीं रहे जब तक हमारे यहाँ विधवा का विवाह नहीं होता था, हमारे यहाँ सती प्रथा होता था, हमारे यहाँ शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारे यहाँ महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर आंका जाता था। तब तक हम लोग आधुनिक नहीं थे। वहीं राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तरह तरह के हमारे यहाँ सामाजिक सुधारक महापुरुष आएंगे जो कि एक बदलाव लाएंगे, जो कि समाज में चेंजिंग लाने का काम करेंगे। तब हम लोग महसूस करेंगे कि हम लोग आधुनिकता की ओर आ गए। जैसे आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, छोटा सा है। राजा राम मोहन की भाभी के राजा राम मोहन अपने भैया और भाभी के साथ रहते थे। राजा राम मोहन राय के भैया बीच में ही मर गए, पत्नी जवान थी, मर गए। लोगों ने क्या किया, राजा राम मोहन राय के भाभी को जबरन उनके पति के साथ जला दिया और इस दृश्य को राजा राम मोहन राय देखते रह गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई थी कि सती प्रथा का चलन था, जिसमें महिलाएं अपने पति के साथ सती होती थी। यह एक सामाजिक कुव्यवस्था था, यह एक नीतियां समाज को पीछे धकेलने वाली नीतियां थी, हम सबको पीछे ले जाने वाली नीतियां थी। तब राजा राम मोहन राय ने प्रण किया कि मैं ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं मानता हूँ। होगा तुम अपने आप में काबिल, तुम इन व्यवस्थाओं को लेकर चलता होगा, मैं नहीं मानूंगा। किसने कहा? राजा राम मोहन राय ने कहा। और वो सती प्रथा का विरोध किए, विधवा विवाह को प्रचलन में लाने का काम किए। बाद में उनसे प्रेरित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक इसको बंद करेंगे, सती प्रथा को। वो भी आसान नहीं रहा, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब जाकर सती प्रथा बंद हुआ। तो जब ही आप महसूस करेंगे कि पुरानी प्रथाएं, जिससे रूढ़िवादिता, जिससे महिलाओं की स्थिति खराब होना, शूद्रों की स्थिति खराब होना,
ये सब में परिवर्तन आने लगेगा तो आप महसूस करेंगे कि हम लोग आधुनिक भारत की ओर प्रवेश कर गए हैं। बल्कि किसी भी काल में प्रवेश करने का कोई तिथि निर्धारित नहीं होता है, उसके लिए एक क्रम चलता है। हमने आपको उस समय भी बताया था एंशियंट में भी कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो हम तमाम तरह के मतों के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग अपना मत रखेंगे कि इतना बड़ी सभ्यता जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है एक कारण से नहीं गया होगा बर्बाद, नहीं हुआ होगा बर्बाद, उसके कई कारण जिम्मेवार थे। तो उसी तरह से आधुनिकता का हम लोग कोई एक कारण पे नहीं जाएंगे, बल्कि कई कारण इसके लिए जिम्मेवार होंगे। और एक क्रमिक परिवर्तनों को जब हम लोग महसूस करेंगे तो पाएंगे कि हम लोग अब आधुनिक हो गए। सामाजिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, सामाजिक के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन होना